नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पास पे। मैं हूं जेपी शुक्ला, आपका जीएस मेंटर। आज हम सीखने वाले हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में, जो हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। हमारे देश की आजादी के लिए जिनका संघर्ष आज भी हमारे लिए सर्वोत्तम है, उन्हीं के जीवन के विषय में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि भारत सरकार ने हाल ही में उनका जो जन्म दिवस है 23 जनवरी 2021 का जो होने वाला है, उसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। उसी के विषय में हम इस वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे और उनका जीवन कैसा रहा, कैसे उस देश में रहा जब हमारा देश गुलाम था। उस टाइम पे भी उन्होंने देश के नागरिकों के लिए क्या क्या ऐसी चीजें सोची जो हम आज भी प्रेरणा ले सकते हैं। अब तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस लेक्चर को ध्यान से देखना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, जिसको आप जो भी एस्पिरेंट्स है एग्जाम्स के, यूपीएससी के एस्पिरेंट है, एसएससी के एस्पिरेंट है, और जो भी एग्जाम सरकार की तरफ से कराए जाते हैं भारत में, उन सभी के लिए एक इंस्पिरेशन मिल सकती है। उनके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स मिल सकते हैं और फैक्ट्स मिल सकते हैं। ध्यान से देखना इस लेक्चर को, आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो होने वाली है ये। देखो, टाइम था उस टाइम पे 23 जनवरी का टाइम था 1897 ईस्वी, जब भारत गुलाम था, सर्दियों का मौसम था। उस टाइम पे कटक में, उड़ीसा में एक जगह पड़ती है कटक, उड़ीसा की राजधानी है कटक। वहां पे एक व्यक्ति का जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, जो कहां पे होता है, जानकीनाथ बोस। इनके पिता जो थे जानकीनाथ बोस, उनके घर पे एक मशहूर वकील थे, बंगाल के बहुत ही मशहूर वकील थे। उनके घर पे एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम सुभाष था, और आगे चलकर यही लड़का इस देश के सबसे बड़े महानायकों में से एक था। तो इनके जन्म का अगर वर्ष आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा 23 जनवरी 1897। और इसी डेट से 23 जनवरी से जो हमारा 23 जनवरी है, इससे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और आज के बाद से हमारे देश के जो भी लोग 23 जनवरी को याद करेंगे सुभाष चंद्र बोस को, तो उनके कर्मों को, उनके बलिदान को याद करेंगे देश के लिए। इनकी मृत्यु के विषय में जो फैक्ट्स हैं वो बहुत डिस्प्यूटेड हैं, क्लियरली आप कह नहीं सकते हैं। लेकिन जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट है, एक तरह से कॉमन जो कंसेंसस की बात होती है, आम धारणा, उसको ये माना जाता है कि अगस्त 18 को 1945 में जो एक देश है ताइवान, जिसको बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। देखो, चाइना दो है, एक है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, एक है रिपब्लिक ऑफ चाइना। जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जिसको कम्युनिस्ट चाइना बोलते हैं, उसकी कैपिटल है बीजिंग। लेकिन जो दूसरा है रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसकी कैपिटल चाइनीज ताइपे है, वहां पे एक विमान से यात्रा करने के दौरान कहा जाता है कि विमान क्रैश हो गया और इनका देहावसान हो गया। लेकिन उसके बाद जो इनके बॉडी के कॉर्प्स थे या फिर बॉडी के जो अवशेष थे वहां से प्राप्त नहीं हुए, और इसीलिए जो फैक्ट है बहुत डिस्प्यूटेड है। और जैसा कि इनका जीवन था, बहुत ही ज्यादा सीक्रेट रहते थे, बहुत ज्यादा छुप के रहते थे ये। इनकी जो इनकी पॉलिसीज थी, जो इनके डिसीजन थे, जो इनके प्लान्स थे, किसी को भी पता नहीं चलते थे। इसलिए लोग कहते हैं कि इनकी जो डेथ की थ्योरी है वो बहुत डिस्प्यूटेड है। कुछ और फैक्ट्स इनके जीवन के बारे में आप जान लो। पिताजी इनके बहुत अमीर थे, बंगाल के मशहूर वकील थे। इनकी पढ़ाई बचपन से ही बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया विद्यार्थी थे। इन्होंने ज्ञान बहुत अच्छा अर्जन किया बचपन में। आप देखो ध्यान से, जब वो विद्यार्थी थे तब भी उनको जो सबसे अच्छा कॉलेज था, सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है वो मिला, क्योंकि वो अच्छे स्टूडेंट थे। बंगाल में एक जगह पड़ती है कलकत्ता, जो राजधानी भी है कलकत्ता, वेस्ट बंगाल की, कोलकाता। और वहां पे जो बहुत ही प्रेस्टिजियस, बहुत सम्मानित प्रेसिडेंसी कॉलेज है, वहां से इन्होंने पढ़ाई करी। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए ये कैम्ब्रिज गए। सोचो, एक आदमी जब भारत गुलाम है उस टाइम पे भी इतना वो कुशाग्र बुद्धि का है, या फिर उसकी फैमिली इतनी अच्छी है कि उसको पढ़ाई के लिए विदेश भेज रही है। फिर ये कैम्ब्रिज गए, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज में आज के टाइम पे भी जाना बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, बहुत बड़ा रिस्पेक्ट का काम माना जाता है। उस टाइम पे भी ये कैम्ब्रिज से पढ़ के आए। तो इतना ज्ञान होने के बाद भी इन्होंने जो अपना देश के, अपनी जो मिट्टी है, उसके लिए अपना सारा ज्ञान न्यौछावर कर दिया। उसके लिए सारी जो रुपया पैसा, धन दौलत जो भी था, उसको कमाने के बजाय वो देश की मिट्टी के लिए, देश के शहीद बनने के लिए ज्यादा वो आतुर थे। अब देखो, इनके बारे में एक और फैक्ट है। 1920 में, देखो आज के टाइम पे जो यूपीएससी के आईएएस के एग्जाम्स होते हैं, आईपीएस के एग्जाम्स होते हैं, वो सबसे कठिन एग्जाम भारत में माने जाते हैं। उस टाइम देखो, आज के 100 साल पहले की बात है, 1920 ईस्वी में भी जो आईसीएस का एग्जाम था, इंडियन सिविल सर्विस, जो आज का यूपीएससी का एग्जाम होता है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसको पहले आईसीएस बोला जाता था। उस टाइम पे 1920 में इन्होंने आईसीएस का एग्जाम क्वालिफाई किया, लेकिन उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली और रिजाइन करके भारत के देश के नागरिकों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। कांग्रेस में ये शामिल हुए और कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे 1938 से लेकर 1939 तक। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, आईएनसी जिसको बोलते हैं,
इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है INC, इसके ये 1938 से लेके 1939 तक तकरीबन मान के चलो आप 15 महीने तक ये अध्यक्ष रहे। तो इतना जो इनका जीवन था त्याग से भरा हुआ था। जब सारे सुख इनके पास थे उसके बाद भी उनको ठुकरा के इन्होंने देश की सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म माना। कुछ और इनके जीवन के बारे में फैक्ट्स हैं, हम जान लेते हैं। अप्रैल 1921 में इन्होंने उसके बाद रिजाइन कर दिया और देश सेवा में ये लग गए। इनके बारे में कुछ और बातें कही जाती हैं कि इनका जो विचार था वो हमेशा क्रांति को लेकर था। इनका यह मानना था कि अगर आपको अपने यहाँ पे आज़ादी हासिल करनी है तो वो आपको मिलेगी नहीं, वो आपको छीननी पड़ेगी। वो अपने आप तलवार के दम पे या फिर अपनी बंदूक के दम पे, अपनी मेहनत के दम पे वो छीन सकते हैं, आप कोई भी आज़ादी आपको देगा नहीं। और ये जो आक्रांता वाला विचार था, ये जो आज़ादी का संघर्ष का विचार था, पूरे देश में फैलाने वाले सुभाष चंद्र बोस अकेले माने जाते हैं। इन्होंने जो आज़ाद हिंद फौज है, इन्होंने जो भारतीय सेना है उसके गठन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना में इनका जो योगदान है बहुत ज्यादा है। देखो ध्यान से क्या क्या फैक्ट्स है इनके जीवन के बारे में, ध्यान से देखना। ये एक तस्वीर है, इसमें ये कहते क्या है, ध्यान से देखना। फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट इज टेकन। आजादी कभी भी दी नहीं जाती है, उसको लेना पड़ता है, छीनना पड़ता है। ये इसके विचार, इनके विचार थे और इनसे हम सीख सकते हैं कि कोई भी अगर लक्ष्य हमें अपने देश के बारे में हासिल करना है, हमें अपने देश को सुपर पावर बनाना है, अमेरिका जैसा, चीन जैसा बनना है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए कोई हमें ला के देगा नहीं, अपने देश के नागरिकों को उतना बलिदान देना पड़ेगा, उतना त्याग करना पड़ेगा, तभी हमारे देश के लोग, हमारा देश फिर से महान बन सकता है। फैक्ट देखो ध्यान से। भारत की जो आजादी का संघर्ष है, भारत की जो जितने भी स्वतंत्रता संग्राम के जो हमारे वीर शहीद रहे हैं, उनमें इनका जो योगदान है बहुत ऊपर है। जैसे लोग कहते हैं गांधी जी का जो योगदान है वो जो नॉन वायलेंस है, अहिंसा के रूप में बहुत ज्यादा रहा है, कि उन्होंने बहुत ज्यादा एक तरह से फ्रीडम स्ट्रगल किया, बहुत से सत्याग्रह किए। तो उस हिसाब से अगर देखो, जो वायलेंट कैरेक्टर है, जिन्होंने एक तरह से अंग्रेजों को मजबूर कर दिया कि हमारा देश छोड़ के वो चले जाएं, उसमें जो योगदान है भगत सिंह का, जो योगदान है सुभाष चंद्र बोस का, उसको कोई भी देश का कोई भी नागरिक भुला नहीं सकता। आजाद हिंद फौज का गठन इनके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट उपलब्धि माना जाता है, क्योंकि वो जो सेना है उसने ना सिर्फ अंग्रेज बल्कि जो भारत को हराने वाली बहुत सारी शक्तियां थी उनको एक तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया था। अब उसमें एक जैसे कंट्रोवर्सी मानी जाती है कि जैसे देखो नाजी जर्मनी जो है, नाजी जर्मनी जो हिटलर का था जर्मनी, और जो इंपीरियलिस्ट जापान था, इंपीरियलिस्ट जापान जो था उसका साथ इनको मिला था। रीजन क्या था, ध्यान से देखो। अब देखो उस टाइम में क्या था, जो यूनाइटेड किंगडम था या जो ब्रिटेन था उसका साथ था अमेरिका को, रसिया को, ये सब मित्र राष्ट्र थे। लेकिन इनके जो अपोनेंट थे नाजी जर्मनी और जापान, ये थे किसके साथ, सुभाष चंद्र बोस के साथ। तो इन्होंने क्या किया कि उनके हेल्प मांगी। इसके लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये गलत किया, लेकिन देखो आप मेरी बात सुनो कि देखो देश की आजादी के लिए आपको जो भी त्याग करना पड़े, जो भी सहयोग लेना पड़े आप लो, क्योंकि वो आपके लिए, आपके देश के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो इन्होंने अंग्रेजों को हराने के लिए जो भी प्रयास किए वो बिल्कुल सही थे और बहुत ही वाजिब थे। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो इनके कॉन्फ्लिक्ट से मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको हम गांधी जी कहते हैं, उनको लेकर वो बहुत ज्यादा एक तरह से व्यक्त थे, क्योंकि इन्होंने जो अपनी प्रेसिडेंटशिप है कांग्रेस की, जब ये INC के प्रेसिडेंट थे, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके ये प्रेसिडेंट थे 1938 से लेके 1939 तक। तो उस टाइम पे गांधी जी के बहुत सारे इनसे मतभेद थे और उन्हीं मतभेदों की वजह से इनको बाद में इस्तीफा देकर अपनी नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना पड़ा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल था इनका भारत की आजादी के लिए। और जो इनका ऑफेंसिव अप्रोच है, मतलब क्या कि हिंसा में विश्वास रखते थे, मतलब क्या बंदूक के दम पे आजादी लेने का इनका विचार भारत के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। बाद में चल के जब भारत में एक तरह से रेबेलियन ग्रुप्स हैं भारत में, वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ने लगे, रेबेलियन ग्रुप्स, और अंग्रेजों को ये लगने लगा कि अगर और अधिक टाइम तक वो रहते हैं तो उनके जो भी बचे हुए सैनिक है वो सभी मारे जाएंगे, साथ ही साथ जो उनका इंग्लैंड है उस पर भी खतरा आ सकता है आगे चल के। तो इस वजह से इनको बहुत ज्यादा महान माना जाता है। लेकिन उस टाइम की सरकारों ने इनको सम्मान नहीं दिया। आप देखो तो अभी भी 23 जनवरी जो है पराक्रम दिवस आज मनाए जाने की बात करी गई है, इसके पहले की सरकारों ने इन पर ध्यान नहीं दिया, जो हमारे देश के लिए बहुत शर्मनाक है कि इतना महान आदमी जिसने देश के लिए इतना कंट्रीब्यूशन दिया, उसके नाम पे एक दिन नहीं मना सकते आप। और ये बहुत ही शर्म की बात है भारत के लिए कि हम इनको एक ट्रिब्यूट नहीं दे पाए। लेकिन भारत की सरकार ने निर्णय लिया है कि जो आगामी 23 जनवरी है जो आने वाला है, उसके दिन से स्टार्टिंग में इनको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
कुछ और फैक्ट्स जान लो। जो प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं भारत सरकार के मिनिस्टर ऑफ स्टेट सेक्रेटरी, MOS, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कल्चर, संस्कृति के और पर्यटन के जो मंत्रालय में इस टाइम भारत सरकार के मिनिस्टर हैं प्रहलाद सिंह पटेल जी। उनका यह कहना है कि भारत की जो सरकार है, देखो उनकी स्टेटमेंट में आपको रीराइट कर देता हूं, ध्यान से देखना। 125th बर्थ एनिवर्सरी का 125वीं जन्म शताब्दी जो है, या फिर जो जन्म की सालगिरह है 125वीं, उससे मनाया जाएगा क्या, पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी 2021 से लेके आगे जितने भी वर्ष आएंगे सब ये दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है कि हम अपने देश के महापुरुषों को सम्मान दे रहे हैं और सरकार इसमें हमारे देश के नागरिकों का साथ दे रही है। और ये जो चीज होगी ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और एक तरह से सिंबॉलिक, मतलब क्या कि लोगों को ये मैसेज दिया जाएगा कि हमारे देश के लिए जिस आदमी ने भी बलिदान दिया है, जिस आदमी ने त्याग करा है, वो हमारे देश के लिए सबसे ऊपर है। उसके लिए हमारा देश अभी भी प्रेम की भावना रखता है, सद्भाव की भावना रखता है। इसी के साथ मैं इस लेक्चर को खत्म करता हूं और आप सभी को पराक्रम दिवस की शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी सुभाष चंद्र बोस को याद करें और उनकी याद से, उनके जीवन से हम ये चीज सीखें कि आपका जो शिक्षा दीक्षा है, आपकी जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, वो उतना मैटर नहीं करती जितना आपका जो स्वयं का त्याग है, स्वयं का बलिदान है और देश के प्रति जो आपका समर्पण है वो करता है। तो आप सभी को हैव ए नाइस डे बोलते हुए मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूं।